हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में। ये प्रैक्टिस सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे आर ओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिन बच्चों का पीसीएस का एग्ज़ाम है 2025 का। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये प्रैक्टिस सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये प्रैक्टिस क्लास आपकी डेली होने वाली है। सो ये क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे रहेगी और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास को कंटिन्यू लीजिएगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को, देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं हमारे इस क्लास में, इस प्रैक्टिस क्लास में इम्पोर्टेंट। पहली बात देखो, इस प्रैक्टिस क्लास की बात करूं तो इस प्रैक्टिस क्लास में हम डेली ना 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20 सवाल। ये 20 सवाल वो 20 सवाल होंगे जिसमें करंट अफेयर के सवाल भी होंगे, यानी कि पूरे का पूरा 20 सवालों का प्रैक्टिस सेट ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें करंट अफेयर के सवाल साथ साथ में स्टैटिक जीके और जितने भी हमारे मतलब जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें जितने भी सवाल आते हैं जैसे भी वो सारे आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आरओ में जैसे जीएस का पेपर होता है और एक हिंदी का होता है, तो जो जीएस का पेपर होता है उसमें जैसे जिस तरीके के सवाल आते हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए सवाल नंबर 1। पहला सवाल क्या है, ये कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सम्मान के रूप में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा करी है। तो अगर बात करें यहाँ पे मैं बात करूँ कि भाई ये जो है हरियाणा ने करा है, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने। करंट अफेयर आपका ज़रूरी नहीं है कि आज का ही आए, करंट अफेयर ज़रूरी नहीं है कि पिछले 10 दिन का आए। हम करंट अफेयर जो डिस्कस करेंगे 2025 का करने वाले हैं, जनवरी से लेकर के यानी कि जो मार्च तक का। ठीक है, और कुछ 2024 का भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस सवाल की बात करें तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप मुझे बताओ कि जो ये मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हैं ये कहाँ के सीएम रहे थे। अगर बात करी जाए कि मुख्यमंत्री जो ओम प्रकाश चौटाला हैं जिन्हें ओपी चौटाला कहते थे, है ना, तो अगर इनकी बात करें तो ये दिसंबर 2024 में इनका निधन हो गया था। इनकी बात करें तो इनका निधन हुआ था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2024 की बात करें इसमें इनका निधन हो गया था। और दूसरी बात ये है कि ये इंडियन नेशनल लोकदल जो है, अगर बात करूं कि इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल से जो है ये कौन थे, इस पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के, तो ये हरियाणा में जो थे 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कहाँ के थे, हरियाणा के थे और इनके ही निधन के सम्मान में 3 दिन का जो है यहाँ पे राजकीय शोक घोषित करा गया था। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे, अगर चौटाला जी की बात करी जाए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये थे। ठीक है, चलिए तो हरियाणा सरकार ने देखो इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उनके सम्मान में 3 दिन के शोक की घोषणा करी। ठीक है, और जिनका जो है गुरुग्राम में निधन हुआ था। साथ में ये जो थे इंडियन नेशनल लोकदल, अगर इसकी बात करूँ तो इंडियन नेशनल लोकदल जो थे इसके अध्यक्ष थे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में मिशन युवा वेस्ट लाइन सर्वेक्षण के लिए व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उधमपुर में या किश्तवाड़ में, डोडा में या रामबन में। देखो जम्मू कश्मीर के जिले के बारे में पूछा है, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है जिसमें मिशन युवा वेस्ट लाइन सर्वेक्षण व्यापक प्रशिक्षण जो है शुरू किया गया है। अगर बात करूँ तो देखो ये ना जम्मू कश्मीर के 5 क्षेत्रों में जो है अगर बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर के 5 क्षेत्रों में इसको जो है क्या बोलते हैं शुरू किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो रामबन है यहाँ पे शुरू किया गया, कहाँ पे, ये रामबन में शुरू किया गया है। अगर बात करें तो ये रामबन में इसको शुरू किया गया है। देखो यहाँ पर इन्होंने बात करी इस मिशन को शुरू करने की और ये रामबन जिला जो प्रशासन ने इस मिशन को शुरू करा है। बेस लाइन सर्वेक्षण के लिए जो जनगणना करता है उनके पर्यवेक्षकों और जो अन्य हितधारकों के लिए जो है व्यापक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य है कि जो मिशन युवा हैं
यानी कि जो युवा हैं इनके अंतर्गत सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिभागियों को कौशल बनाना, इनकी जो स्किल है इसको डेवलप करना, और उसके लिए जो है यहाँ पे नॉलेज डेवलप करना, यानी कि कौशल और ज्ञान लेस करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3। शाही हमाम का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? शाही हमाम किसने बनवाया था? सिराजुद्दौला ने, अलीवर्दी खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, या फिर औरंगजेब ने? देखो, अगर मैं शाही हमाम की बात करूं तो उर्दू और पंजाबी में आप देखोगे कि जिसे हम वजीर खान कहते हैं ना, इसका जो शाही हमाम है इसको हम कह सकते हैं कि जो वजीर खान की बात करूं तो वजीर खान, ठीक है, वजीर खान इसके नाम से था। और ये जो हमाम था या वजीर खान जो था, वजीर खान जो है अगर इसकी बात करें या हमाम के नाम से जाना जाता था, इसको हम क्या बोलते थे? हमाम बोलते थे। ठीक है, हमाम बोला जाता था इसको, हमाम, ये आधा में यहाँ पे लगेगा, हमाम जाना जाता था इसको। ठीक है, और ये जो था अगर बात करें तो अगर यहाँ पे शाही हमाम है ना, तो ये किसने, अगर इस शाही हमाम की बात करूँ तो ये जो शाही हमाम था ना, ये शाही हमाम हुआ करता था एक स्नानागार। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो था एक तुर्की में इसको बोला जाता था, तुर्की की बात करें इसमें इसको एक स्नानागार बोला जाता था, स्नानागार। ठीक है, ये स्नानागार हुआ करता था। और इसे जो है आप देखेंगे लाहौर और पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पे जो लाहौर है और जो पाकिस्तान है इसकी बात करें, लाहौर और पाकिस्तान की सीमा पर आप देखेंगे शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। किसने बनवाया था? यहाँ पे देखो अलीवर्दी खान होगा यहाँ पे सही आंसर। इसको बनवाया जो गया था अलीवर्दी खान ने बनवाया गया था। ठीक है, क्योंकि जो लाहौर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बनवाया गया था वो बनवाया गया था शाहजहां ने, और शाहजहां ने जो बनवाया था 1634 में बनवाया है ना, और ये बनाया था अलीवर्दी खान ने। ठीक है, देखो इस प्रकार का ये। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो शाही हमाम था, ये शाही हमाम अलग है, ये जो मैंने बताया था वजीर खान वाला ये बनाया था शाहजहां ने। तो खैर ये वाला जो है शाही हमाम जो निर्माण करवाया था ये अलीवर्दी खान ने करवाया था, और ये इस प्रकार का शाही हमाम हुआ करता था। ठीक है, अगर बात करें तो ये शाही हमाम हुआ करता था। ठीक है, और अगर देखो ये जो ऊपर लग रहा ना ये रोशनदान हुआ करता था इसका। चलिए, तो शाही हमाम आगरा में बनवाया, और इसको जो है चिपीटोला में स्थित है ये, और मुगल कालीन स्नानगार है। ठीक है, तो मुगल काल का नहाने की एक जगह है जिसका निर्माण जो था अलीवर्दी खान ने करवाया था 1620 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं कहूँ कि जो लाहौर और पाकिस्तान में बनवाया था तुर्की कला पर, तो वो शाहजहां ने बनवाया था 1634 में। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। और ये अलीवर्दी खान ने बनवाया था, इसकी बात करें तो अलीवर्दी खान ने जो बनवाया है ये चिपीटोला में बनवाया है, आगरा में, और ये बनवाया है 1620 में। और किसी समय ये जो हमाम एक बड़े सराय या परिसर का हिस्सा हुआ करता था, और ये न केवल सिर्फ और नहाने की एक सुविधा थी, बल्कि इसके जो है मैं बात करूँ इसके रूप में कार्य करता था, बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता था, क्योंकि उसकी जो नक्काशी बनावट है वो बहुत ही अलग है ना। चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1950 में, 1955, 1958, 1962 में। अगर बात करी जाए कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल को इनके अवशेष अधिनियम की अगर बात करी जाए तो ये जो भाई कब लागू किए गए थे? ये लागू किए गए थे 1958 में, 1958 में। और अगर मैं बात करूं कि इसके लिए जो अधिनियम लाया था, ये मैं कहूँ कि जो अधिनियम पूर्णतः अगर देखो ये तो था कि इसको किस वर्ष लागू किया गया था, है ना। और अगर मैं बात करूं कि जो ये स्मारक थे इनके जो काम करने की बात करें, या जो स्मारक थे इनके वस्तु संरक्षण के लिए जो एक अधिनियम बनाए थे, और इस अधिनियम को जो पूर्णतः लागू करा था, पूर्णतः अगर बात करें तो पूर्णतः कब लागू करा था? 15 अक्टूबर 1959 को इसको पूर्णतः लागू कर दिया था। और इसमें जो अधिसूचियों की संख्याएं थी वो भी इसमें सारी चीज़ें, मतलब इसमें इस दिन अधिसूची होंगी, कितने एक्ट होंगे, सारी चीज़ें इसमें इस दिन बता दी थी। तो अगर बात करें प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 में अधिनियमित किया गया, और इसमें राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन एवं ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, अवशेषों के संरक्षण हैं, पुरातात्विक उत्खनन के विनियमन, और जो मूर्तियाँ नक्काशी हैं
इन सभी की वस्तुओं और संरक्षण के प्रावधान के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1861 में, 1866, 1873, 1880 में। अगर बात करी जाए कि भाई यहाँ पे इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की बात करें, 1861 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके जो पहले महानिदेशक की बात करूँ कि भाई इसके पहले महानिदेशक कौन थे, महानिदेशक की बात करें तो जो इसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करी जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, कनिंघम ये इसके पहले निदेशक रहे थे। ठीक है, चलिए, और ये अब जो आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अब यह है संस्कृति जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत काम करता है, पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, पहले भी वैसे इसी के अंतर था। और ये सांस्कृतिक विरासत जितनी भी होती हैं, साथ में पुरातात्विक क्षेत्र जो होते हैं, इन सभी के गठन इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है इसके सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। 1861 में इसका जो है गठन किया। पहले इसके जो अध्यक्ष थे या महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, चलिए आगे। और इनको जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। देखो, मुद्रा द्रव्य डैन्यूब जो MDD है, क्या है ये? डेफ्यू नदी द्वारा स्थापित भूआकृति है, या फिर यहाँ पे विश्व का पहला 5 देशों वाला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ये मुरा है, सॉरी, मुरा द्रव्य। यह डैन्यूब नदी घाटी में पाई जाने वाली आदिम जनजाति है। यह डैन्यूब नदी में मछली की कोई नई प्रजाति है। ये अगर बात करूँ मैं यहाँ पर आपसे कि भाई जो मुरा द्रव्य डैन्यूब है ये क्या है, तो ये जो होगा ये होगा आपका विश्व का जो पहला 5 देशों वाला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा है जो 5 देशों वाला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करूं मैं यहाँ पर, देखो तो ये मुरा द्रव्य डैन्यूब ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो संगठन है, यानी कि जो यूनेस्को है उसके द्वारा दुनिया का पहला, यूनेस्को ने इसको घोषित करा है कि भाई ये दुनिया का पहला 5 देशों में फैला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, अच्छा, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है मुरा द्रव्य और डैन्यूब, ये जो है नदियों के साथ साथ जो ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, क्रोएशिया है, हंगरी और सर्बिया। देखो एक देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया, दूसरा स्लोवाकिया, तीसरा क्रोएशिया, चौथा हंगरी और 5वां है सर्बिया। इन 5 देशों में 700 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है। दूसरी बात, इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर है, जिसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है। और ये जो है यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र भी हो जाएगा। तो आपको ना इसके ना देश जरूर याद रखने, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में देगा तो वो ये पूछेगा कि मुरा द्रव्य डैन्यूब जो है ये यूनेस्को के द्वारा 5 देशों या 5 देशों का मिला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। और इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश नहीं है ना, तो थोड़ा सा याद रखना है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि ला प्लाज्मा द्वीप जहां 50 वर्षों में पहली बार कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये किस देश का हिस्सा हो जाएगा? क्यूबा में होगा ये ज्वालामुखी, स्पेन में, इटली में या फिर चिली में। अगर बात करें देखो यहाँ पर, तो पहली बात तो ये कैनरी द्वीप हो जाएगा। कहाँ पर? अगर कैनरी द्वीप है और इसमें 50 सालों में पहली बार जो है यहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। ठीक है, और ये होगा कहाँ पर? तो कैनरी द्वीप ये होगा स्पेन में। कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्पेन में हो जाएगा ये द्वीप। ठीक है, अच्छा सॉरी, थोड़ी तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब चल रही है। चलिए, तो अगर इसकी बात करें स्पेन में हो जाएगा।
देखो कम्ब्रेवियाना ज्वालामुखी 50 सालों में पहली बार फटा है, पिछली बार ये जो 1971 में फटा था। और ये ला प्लाज्मा स्पेन जो कैनरी द्वीप है यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि द्वीप भी वो आपसे पूछ सकता है। और इस कैनरी द्वीप समूह में जो सबसे उत्तर पश्चिमी द्वीप है वही हो जाएगा ये, ठीक है। कैनरी द्वीप पश्चिम अफ्रीका के तट पर स्थित हो जाएगा और समुद्री द्वीप ज्वालामुखियों का एक समूह है जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखी गति में निर्मित रहा था। इसमें स्पेन के जो लास या पाल्मास और सांता क्रूज हैं, ये जो टेनेरिफ प्रांत हैं, ये सारी जगह इसमें शामिल हो जाएंगी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। कलकक्कड़ जो मुडनथुराई टाइगर रिजर्व है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे कलकक्कड़ मुडनथुराई जो बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, टाइगर रिजर्व सॉरी, ये टाइगर रिजर्व होगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर होगा? ये होगा आपका तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तमिलनाडु का भी जो तिरुनेवेली जिला है ना, अगर बात करूँ तमिलनाडु में भी तिरुनेवेली जिला, इस तिरुनेवेली जिले की बात करें तो ये यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, और बल्कि इसके भी दक्षिणी तट पर, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जो कलकक्कड़ मुडनथुराई टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार इस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जो है एक दुर्लभ पतंगे की प्रजाति देखी है। अब देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक दुर्लभ पतंगे की प्रजाति देखी गई। इससे पहले इसे आखिरी बार 127 साल पहले देखा गया था 1893 में, जो श्रीलंका में देखी गई थी। अब वही पतंगे की प्रजाति कहाँ देखी है? इस टाइगर रिजर्व में देखी है। इसे 1988 में मौजूदा सीमावर्ती जो कलकक्कड़ और मुडनथुराई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनको मिलाकर के बनाया गया था, और इसे तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा कि तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा? कलकक्कड़ मुडनथुराई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में है ना। चलिए अगला सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की वनस्पति होती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट या टैगा। तो कौन सी वनस्पति होगी जो भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की होगी, जो भारत में नॉर्मली पाई जा सकती है? तो देखो ये जो होगी भाई, ये होगी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर बात करें कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जिन्हें मानसून और वन भी कहा जाता है, अगर इनकी बात करें कि इनका दूसरा नाम होता है, इनको मानसून वन कहते हैं, दूसरा नाम होगा इनका मानसून वन को कहा जाता है। दूसरी बात अगर बात करें, ये सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर घेरा हुआ है तो इन्होंने घेरा हुआ है। और अगर दूसरी बात करूं तो 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर इतनी वर्षा वाला क्षेत्र होता है ये, ठीक है। और इसमें देखेंगे आप कि ये जो वन होते हैं, ये जो है मानसून वनों में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये पर्णपाती वन है, सबसे सामान्य प्रकार में वन पाए जाते हैं, भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल है, इनसे घिरा हुआ है, और मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। और पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से देखेंगे कि जो 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क गर्मियों में इस प्रकार के वन जो है वृक्ष लगभग 6 या 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं। खैर बस वर्षा इनके काम की है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर है, मानसून वन है। 2-3 फैक्ट इसमें याद रखने हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? धारवाड़ में, गोंडवाना में, विंध्य में, या फिर यहाँ पे कुडप्पा में। अगर लौह अयस्क की बात करूँ तो देखो लौह अयस्क जो पाया जाता है यहाँ पे तो इसमें तो आंसर 2 हो जाने चाहिए, है ना। नहीं, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है धारवाड़ में। देखो सबसे ज़्यादा पाया जाता है धारवाड़ में, और फिर जो कडप्पा है इस कडप्पा में पाया जाता है। तो धारवाड़ और कडप्पा चट्टानों में ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत में जो पाए जाते हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, जस्ता, सीसा और चांदी, इन सभी के लिए यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो कडप्पा चट्टान की बात करूँ ना, ये जो कुडप्पा है, ये कुडप्पा, अगर इसकी बात करूँ तो ये लौह अयस्क के साथ में तांबा, यूरेनियम, एंटीमनी, इन सभी के लिए जाना जाता है ज़्यादातर क्षेत्र।
तो अगर यहाँ पे लोएस्ट की बात होगी तो सबसे ज़्यादा भाई धारवाड़ की तरफ जाएंगे, बिल्कुल। तो देखो धारवाड़ चट्टान प्रणाली विशेष है क्योंकि भारत में पहली रूपांतरित अवसादी चट्टान रही है। और धारवाड़ प्रणाली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो है सबसे पहले जो अध्ययन था वो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में किया गया। लेकिन ये अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का जो पठार है, साथ में मेघालय, दिल्ली, हिमालय, इन सभी क्षेत्रों में लगभग लगभग ये फैली हुई है। बहुत बड़ी श्रृंखला है। धारवाड़ की चट्टानें लोह के लिए, मैग्नीज के लिए, शीशे के लिए, जस्ता, सोना, चांदी, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और आर्किन प्रणाली की चट्टानों के शरण और अवसाद, यानी कि अगर इनकी बात करें तो जो सेडिमेंटेशन है, इनके परिणाम स्वरूप ये चट्टानें बनी हैं। और वैसे भी हमारी प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। उनके बाद में हमें सभी प्रकार की चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि यहाँ पे कुंभलगढ़ टाइगर, जो कुंभलगढ़ टाडगढ़ है, ये रावली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में हो जाएगा? अब कुंभलगढ़ से ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा ऐसे क्षेत्र में होगा। गढ़ कहाँ पे लगते थे? गढ़ तो भाई राजस्थान वेस्ट जैसे क्षेत्र में लगते थे। तो ये बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये कुंभलगढ़ जो टाडगढ़ यहाँ पे रावली अभ्यारण्य है, ये हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान में। और आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का जो है सूखा बिखरा हुआ जो है, ये कुंभलगढ़ हो जाएगा। ठीक है, देखो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है रावली अभ्यारण्य, अगर बात करें तो ये राजस्थान में है। और केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, उसने अगस्त 2023 में इसे बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। देखो, चित्तीदार हिरण की IUCN रेड लिस्ट स्थिति है कम से कम चिंता वाली है, या निकट संकटग्रस्त हो जाएगी, असुरक्षित है, या लुप्तप्राय है? अगर बात करें यहाँ पे तो ये जो है जो चित्तीदार हिरण है, ठीक है, इस चित्तीदार अगर हिरण की बात करी जाए तो भाई ये कम से कम चिंता वाला है। ठीक है, कम से कम चिंता वाला है, रेड लिस्ट में जारी हो चुका है। IUCN की बात करें तो पहली बात अगर इसकी बात करूँ कि भाई जो IUCN है, अगर इसकी बात करें कि जो IUCN है, देखो IUCN जो है ये कैसी है? ये रेड लिस्ट होती है। अगर इसकी बात करूँ यानी कि लाल सूची है। अब इस लाल सूची में दुनिया भर में जो पौधे हों, या तो जो पौधे हैं या फिर जो जानवर हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, इनकी जो प्रजाति हैं, इनकी प्रजाति जो है, इनकी प्रजातियों को संरक्षण स्थिति बनाए रखने के लिए इसको जारी किया जाता है। अगर बात करें, इसे रेड डेटा बुक कहते हैं। यानी कि जो रेड डेटा बुक है, इसमें क्या है कि जो जानवर, कवक, पौधे, प्रजातियां, इन सबको सुरक्षित रखा जाता है ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, है ना। इसके लिए इनकी संख्या अगर बहुत कम है तो एक तो होता है कि भाई लिस्ट की ऐसी संख्या आ गई है कि जिसको कंट्रोल कर सकता है, या जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जो थोड़ी सुरक्षित हैं, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो ये सब चीज़ें IUCN के अंतर्गत वो अपनी लिस्ट में डालते हैं। ये है चित्तीदार हिरण, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये है चित्तीदार हिरण और ये कम से कम संकटग्रस्त है। चित्तीदार हिरण IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है और न्यूनतम चिंतन है, कम चिंता है। एक सुंदर और आकर्षक शाकाहारी पशु है जो भारत और श्रीलंका के घास के मैदानों में जो है वनों का एक मूल निवासी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनबैक्स 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? सवाल को ना स्टार मार्क करना, क्योंकि इस बार जो PCS में एक्सरसाइज पूछी गई थी उसमें डेट भी पूछी गई थी। ठीक है, चलो अगर बात करूं, देखो यहाँ पे पहली बात तो जो विनबैक्स है ये, यानी कि अगर यहाँ पे विनबैक्स की बात करें तो 2024 वाला विनबैक्स 2024 वाला ये कब शुरू हुआ? ये 4 नवंबर को हुआ। कब हुआ? 4 नवंबर 2024 को हुआ। संस्करण कौन सा था इसका? देखो वो एडिशन भी पूछता है, तो इसका संस्करण था जी 5वां। ठीक है, 5th एडिशन था। और ये हुआ कहाँ पर था? अगर बात करें कि भाई कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अम्बाला में। कहाँ हुआ? एक मिनट, उसने पूछा ना विनबैक्स का, विनबैक्स 2024, तो ये विनबैक्स 2024 तो आपका हरियाणा में होना चाहिए। हाँ,
क्योंकि ये जो अभ्यास है 4, ये आप देखेंगे कि 23 नवंबर, 4 नवंबर से शुरू होता है। वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय अभ्यास हो जाएगा, वियतनाम और भारत के बीच में था, है ना। और विनबैक्स, और ये जो है अम्बाला में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे ना कि कहाँ पर शुरू हुआ था, ये शुरू होने की बात पूछे तो इसको अम्बाला कहेंगे कि भैया अम्बाला में शुरू हुआ, और ये 4 से लेकर के 23 नवंबर तक चला, और अम्बाला चंडीगढ़ में इसको आयोजित करा, साथ में हरियाणा में, ठीक है। अगर आप कहें कि भाई इसको जो है किस राज्य में शुरू किया गया, तो यह आप देखेंगे हरियाणा में इसको शुरू किया गया, ठीक है। चलो, अम्बाला हरियाणा में, ठीक है। अगर स्थान पूछ लेता है तो ये द्विपक्षीय है, ठीक है। ये अम्बाला में इसको शुरू हुआ, बिनबैक्स 2024, ठीक है। मैंने पूछा था कि इसमें शहर तो नहीं पूछा, उसने पूछा राज्य, तो हरियाणा में था, अम्बाला से शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14। कॉमन कैट स्कैन, नहीं ये हो जाएगा आपका, कॉमन कैट स्नैक एक दुर्लभ और न्यूनतम विषैली प्रजाति हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में खोजी गई है। कॉमन कैट स्नैक, कॉमन कैट स्नैक की प्रजाति ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, या पेरियार टाइगर रिजर्व में। कॉमन कैट की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पर देखी गई है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखी गई है। कहाँ पर देखी गई है, अब देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, और ये भारतीय गामा सांप की एक प्रजाति हो जाएगी। अगर बात करूँ तो ये प्रजाति है आपकी भारतीय गामा सांप जो है, इन भारतीय गामा सांप की एक प्रजाति हो जाएगी। भारतीय गामा सांप के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है कॉमन कैट स्नैक है, दक्षिण एशिया में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है, ये भी। और ये एक जो है आप देखेंगे पशुदंतधारी हो जाएगा। तो ये देखी गई है आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये है आपकी कॉमन कैट प्रजाति जो आप देख रहे हो, ये है इस प्रकार का, और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसमें विषैली प्रजाति कॉमन कैट हो जाएगी। चलिए वाल्मीकि कहाँ हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे बिहार में है या कहाँ हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर का, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो जाएगा। दरभंगा में, बेगूसराय, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण में। अगर वाल्मीकि अभ्यारण्य की बात करी जाए तो वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये बिहार के जो पश्चिमी चंपारण है, ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है जो बिहार में है, और ये हिमालय की तलहटी में स्थित हो जाएगा, गंगा के मैदानी इलाकों में इसको देखा जाता है। अच्छा, टाइगर रिजर्व कब बना था, अगर बात करें कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये बना कब था, तो ये टाइगर रिजर्व बना था, आप बताएंगे मुझे कि ये कब बना था। अच्छा, एक चीज़ और है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पर, चलिए अगर बात करें यहाँ पर तो आप मुझे बताएंगे कि ये कब बना था कमेंट में। मैं कुछ और बताने वाली थी लेकिन मेरे दिमाग से स्किप हो गया, चलो कोई नहीं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, और इसके उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा, और बिहार एकमात्र बाघ अभ्यारण्य अपने पास रखता है। मैंने सवाल पूछा था आपसे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये कब बना था, कब अस्तित्व में आया था, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कब बना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि मैथिली को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष मान्यता दी गई है। 2003 में, 2009, 2012 या 2012। अच्छा 2012, 2012, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास सामने 3 ऑप्शन है। तो अगर बात करें 8वीं अनुसूची किस वर्ष मान्यता दी गई थी, 8वीं अनुसूची को जो मान्यता दी गई है ये दी गई है आपकी 2003 में, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है अगर बात करें, तो अगर बात करूं कि भाई जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ये हमारे संविधान की बात करूं, इसमें जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में आप देखेंगे कि यहाँ पे भाषाओं की बात करी गई है, ठीक है। और 2003 में इसको मान्यता दी गई है, और ये कौन सा 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा, कौन सा 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल करा गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप आगे बात करें ये प्रभावी कब से हुई थी, तो आप देखोगे 92वें संविधान संशोधन में प्रभावी 2004 से होती हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो कितनी थी यहाँ पे 4 भाषाएं थी, ठीक है। एक तो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और एक थी संथाली, ठीक है। ये 4 भाषाएं थी, इनको शामिल किया गया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन ए।
तो देखो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक भाषा बनी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 17। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, 25 हैं या फिर यहाँ पे 29 हैं? देखो अगर बात करूँ कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में भाषाओं से संबंधित जिक्र किया गया है और इसमें जो है आप देखेंगे 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी? इसमें शामिल हो जाएंगी आपकी 22 भाषाएं शामिल हो जाएंगी। ठीक है, जिनमें आप देखेंगे 22 भाषाएं शामिल। जो 14 भाषाएं थी, ये 14 भाषाएं पहले ही संविधान में थी और इसके बाद में 8 भाषाओं को, बाकी 14 पहले ही थी, इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया है संविधान में संशोधन करके। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं। पहले 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, चलिए यहाँ पे लिखाती हूँ। देखो असमिया थी, बंगाली थी, बंगाली एक असमिया, बंगाली बता देती हूँ, फिर गुजराती थी, ठीक है, और हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी थी और मलयालम थी, और आप देखेंगे कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी और ओडिया और पंजाबी और संस्कृत और तमिल और तेलुगु भी हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये तो थी हमारी 14 भाषाएं। अब 14 तो नहीं पूछता, लेकिन जो 8 जोड़ी गई हैं ये पूछता है 8 कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। देखो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, चलिए अब ये 8 भाषाओं की बात करें मैं। इसके बाद में 1992 में दूसरा होता है, 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है और 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक तो थी कोंकणी, एक थी नेपाली और एक थी मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी हो गई? 4। अब देखो 4 और जोड़ी गई, 2003 में। 2003 में कौन सा संविधान संशोधन था? तो मैंने भी बताया 52वां संविधान संशोधन। और इसमें आप देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वैसे आपको बताई दी हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस के रूप में जो है शामिल किया है? 24 मई को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को, 17 दिसंबर को। अगर बात करें मार्खोर दिवस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है घोषणा करी इसकी, और जंगली पहाड़ी बकरी के रूप में। ठीक है, आप देखते हैं इसके संरक्षण के महत्व की पहचान के लिए आप देखेंगे कि 24 मई की बात करूं, 24 मई को जो है मार्खोर दिवस मनाया गया। ठीक है, और संयुक्त महासभा ने इसकी घोषणा करी। और मार्खोर जो है आप देखेंगे एक प्रकार की, इसमें नहीं है, फोटो नहीं है, ये एक जंगली पहाड़ी बकरी होती है, उसके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये संरक्षण प्रयासों से प्रोत्साहित करने के लिए 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस घोषित किया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। मार्खोर रिकवरी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2002, 2004 में, 2010 या 2012 में? मार्खोर कार्यक्रम की बात करें तो मार्खोर, देखो मैंने कहा ना कि जो मार्खोर है ये, अगर इसकी बात करूं कि जो मार्खोर है ये है एक पहाड़ी बकरी। ठीक है, पहाड़ी बकरी हो जाएगी ये। और इस पहाड़ी बकरी को, ये पहाड़ी बकरी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर ये पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और इसके संरक्षण के लिए क्या बोलते हैं, वैसे तो इसके संरक्षण के लिए 2009 में मार्खोर कार्यक्रम शुरू किया गया था, है ना, अगर बात करें। लेकिन ये जो मार्खोर रिकवरी कार्यक्रम जो है, अगर बात करें मार्खोर रिकवरी कार्यक्रम, तो ये शुरू किया गया था आपका 2004 में। और जम्मू कश्मीर में बात करें किसके संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये 2009 में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। आप देखेंगे 2004 में भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, इसके द्वारा इसका जो है पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल।
मैथिली को झारखंड में किस वर्ष से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? 2011 में, 14 में, 18 में, 21 में। देखो मैथिली की बात करें तो पहली बात तो बिहार की अगर बात करें कि झारखंड की, तो यहाँ पे मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सारी की सारी भाषाएं मिला करके बोली जाती हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने मगही, भोजपुरी, मैथिली और साथ में अंगिका राज्य को जो है यहाँ पे कुछ और राजभाषा दर्जा दिया, और ये जो दिया गया था ये दिया गया था 2018 में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें झारखंड संशोधन किया गया था और अध्यादेश जारी करके 2018 में बिहार राजभाषा से अलग करके इन्होंने मगही को, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका इनको जो है अलग से राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 2018 में आधिकारिक भाषा दर्जा दिया गया। बिहार में, झारखंड और नेपाल व्यापक रूप से बोली जाने वाली ये भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी चीज़ें अब आपका ये सेशन डेली होने वाला है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, एज इट इज सवाल आपके पूछे जाएंगे यहाँ से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।